हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि पॉलिटी की बुक से होने वाला है। चैप्टर 1 और उससे पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट की वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारा विविधता एवं भेदभाव, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेशन और इसमें जो है डाइवर्सिटी आपको दोनों पढ़ने हैं। तो मैंने कल आपको समझा दिया था फर्स्ट चैप्टर में जिसका कि नाम ही था आपका डाइवर्सिटी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डाइवर्सिटी और भेदभाव को समझेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि भेदभाव जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में टीचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि टीचर को इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वाद विवाद और चर्चा विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से अगर आपसे टीचिंग मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन को चर्चा और वाद विवाद से पढ़ाना है। बच्चों को जो भेदभाव वो अपने सोसाइटी में देखते हैं उनको डिस्कस करने के लिए टाइम देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो समझाया गया है वो समझाया गया है पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह एटलीस्ट होता क्या है? जब हम किसी विषय में पहले से कोई विचार बना लेते हैं या उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि मैंने किसी की शक्ल देख के बना लिया कि ये इंसान पक्का खराब होगा, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, तो मैं उसको खराब ही मानने लगूंगी और ये होता है हमारा पूर्वाग्रह। दूसरा होता है भेदभाव। भेदभाव मैंने कल ही आपको समझाया था कि ये एक नकारात्मक शब्द है जबकि विविधता एक सकारात्मक शब्द है। अब भेदभाव होता किन आधारों पर है? तो भेदभाव भी उन्हीं आधारों पर होता है जिन आधारों पर हमारे बीच में विविधता पाई जाती है। तो रंग, धर्म, जाति, लिंग और भाषा आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न मानना, यानी कि किसी को बड़ा या छोटा मानना, यही भेदभाव कहलाता है। भेदभाव के ये 5 प्रकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी, कई बार शहरी लोग जो हैं वो गांव वालों को लेकर पूर्वग्रह से ग्रसित होते हैं कि गांव वाले गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं। कई बार गांव वाले शहर वालों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो ये चीज़ें इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे दी हुई है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे बताया गया है कि जो भेदभाव है वो सामान्य शारीरिक संरचना वाले, जो असामान्य शारीरिक संरचना वाले होते हैं यानी विकलांग बच्चे होते हैं उनके साथ भी करते हैं। और ये विकलांग बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन में कहा गया है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और ये आपने अपनी पैडागोजी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये विकलांग बच्चों के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसके बाद एक नया टाइप आता है हमारा भेदभाव का, लिंग आधारित भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें लड़कों और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को जो है लड़कों से कमतर आंका जाता है। कई बार जो है लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जितना कि लड़कों को दी जाती है। और इसी में आ जाता है हमारा जेंडर, जिसमें कि कुछ रोल्स जो है वो हमारे बायोलॉजिकल जो पहचान है उससे जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि हम बायोलॉजिकल रूप से लड़का या लड़की हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारे रिचुअल्स जोड़ दिए जाते हैं वही सब हमारे जेंडर में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना यानी स्टीरियोटाइप। वही अवधारणाएं जो हम किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ लेते हैं वो हमारी रूढ़िबद्ध यानी स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं। जैसे हम अपने मन में ये विचार बना लेते हैं कि खाना बनाना है तो सिर्फ लड़की बनाएगी, बर्तन साफ करने हैं तो सिर्फ लड़की बनाएगी। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स। तो जब हम सभी लोगों को किसी खास धर्म, देश तथा लिंग आदि का होने के कारण एक ही छवि में बांध देते हैं, यानी कि हमारे मन में उनकी एक इमेज बन जाती है। जैसे कि अंग्रेजों के मन में थी अफ्रीकन्स को लेके कि ये काले लोग हैं तो ये छोटे हैं, हमसे अच्छे नहीं हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो कुछ इसी तरह का जो है ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं जिनके बारे में हम पक्की अवधारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी किसी को किसी इमेज के साथ जोड़ना। भाई वो लोग काले, उनका डार्क कलर क्यों होता है अफ्रीकन्स का? इसलिए होता है क्योंकि उनकी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसी है। वो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। आप सभी को पता है कि कर्क से मकर के मध्य जो है वो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ के लोग थोड़ा सा डार्क कलर होगा,
लेकिन इसको हम कैसे जोड़ लेते हैं, इसको हम किसी इमेज के साथ जोड़ लेते हैं, तो यही हमारी रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। अब हम असमानता तथा भेदभाव देखेंगे। तो पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जो व्यवहार हम करते हैं वही भेदभाव का प्रमुख कारण बनता है। यानी जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और दूसरा हमारे मन में रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। आपसे पूछे कि जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है इसके प्रमुख कारण क्या है, तो इसके दो प्रमुख कारण निकल के आते हैं। पहला है हमारा रूढ़िबद्ध धारणाएं और दूसरा है हमारे पूर्वाग्रह। अब हम देखेंगे कि धर्म के आधार पर किसी को उच्च या निम्न मानना ये भेदभाव का एक कारण हो सकता है। दूसरा किसी की आर्थिक स्थिति, भाई हम थोड़े गरीब हैं, दूसरा कोई अमीर है तो उसको अमीर गरीब मानना। शारीरिक संरचना, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य बच्चा और एक विकलांग बच्चा जिसको कि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहते हैं, इनके लिए 2 एक्ट भी बनाए गए थे जो कि PWD एक्ट 1995 में आया था। 7 तरह की डिसेबिलिटी उसमें गिवन है और इसका फिर जो नवीनतम संस्करण है वो आया था 2016 में, जिसको RPWD एक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो RPDW एक्ट है ये कहता है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनकी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। इससे इतने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे, ये आप आगे देखेंगे। इसके बाद आता है देश, लिंग, भाषा, रंग आदि भी कई बार भेदभाव के कारण बनते हैं। अब एक पॉइंट आता है हमारा दोहरा भेदभाव, जिसको आप डबल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो डबल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन के 2 बेस यहाँ पे होते हैं कि विविधता तथा असमानता, यानी पहले तो उनमें विविधता है इसलिए उनको कम या ज़्यादा मापा जा रहा है, दूसरा उनमें असमानता है, उन दोनों आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे समुदाय जो मूल्यवान नहीं माने जाते और ऊपर से वो गरीब है, तो ये क्या है, ये उनके साथ दोहरा भेदभाव है। इसी तरह से एक तो लड़की है, जैसे कि उसके साथ लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऊपर से वो बेचारी विकलांग भी है, तो यानी कि उसके जो शारीरिक बनावट है उसको विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। दूसरा कि वो लड़की है इसलिए भी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये दोहरा भेदभाव इस तरह से बनता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोहरा भेदभाव क्या होता है और इसका सामना जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। इसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है दलितों के बारे में कि दलित कौन लोग हैं, क्यों, कौन इसको अपने लिए यूज़ करते हैं। तो दलित जो है नीची कही जाने वाली जाति के लोगों द्वारा अपनी पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। यानी कि जब हम वैदिक काल से चले हुए आ रहे हैं तो कुछ जातियों का विभाजन इस तरह हुआ कि कुछ अपने आप को सुपीरियर मानने लगे और कुछ को जो है वो नीची जाति के माना जाने लगा। और इन्हीं नीची जाति के लोगों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने आप को दलित कहा और इन्हें सरकार जो है वो SC शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित वर्ग में रखती है। अब जब इसका जिक्र आया तो भीमराव अंबेडकर की एक घटना यहाँ पे दी गई है कि भीमराव अंबेडकर जो पढ़े लिखे थे, जब वो अपने गांव में आए तो वो सूटिड बूटिड थे। तो स्टेशन पे स्टेशन मास्टर ने, पहले उनको पता नहीं था कि ये जो है नीची जाति से हैं। तो जब स्टेशन मास्टर को पता चला और तांगे वालों को पता चला तो उनके बचपन की घटनाएं ये, कोई भी उनको उनके गांव तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था कि अगर वो उनको अपने टांगे में बैठाएंगे तो वो जो है उनका टांगा अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह की एक घटना का जिक्र यहाँ पे किया गया है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की है। अब हम भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पे जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अछूत कही जाने वाली जाति महार जाति में जन्म लिए थे और ये दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर इंग्लैंड से वकील बनने वाले पहले दलित भारतीय थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी को समान माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इनके बारे में हैं। अब कुछ पॉइंट महार जाति के बारे में देख लेते हैं। तो महार जाति के लोग जो है उस टाइम पे गरीब थे, आज भी हो सकते हैं कई क्षेत्रों में। इनके पास जमीन नहीं थी। उस समय ये लोग गांव के बाहर रहते थे और इन्हें गांव में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। चूँकि इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे या उनको स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं होती थी,
उनको क्लासरूम के बाहर ही बैठाया जाता था। तो ये सब इसकी वजह से इनको अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना पड़ता था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे, उनको समझ आया कि ये एक सामाजिक संरचना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए, कि अगर आप इस जाति व्यवस्था से, इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ये अपील जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भेदभाव में शामिल समुदाय, यानी भेदभाव किस किस के साथ होता है। तो भेदभाव हमारा सबसे पहले होता है जो है वो दलितों के साथ, जनजातीय लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके रहते हैं, उनके साथ, किसानों के साथ भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, मजदूर और महिलाएं। महिलाएं हमेशा से दोहरा भेदभाव झेलती आ रही हैं, ये मैंने आपको अभी समझाया है। इसके बाद आता है कि समानता के लिए संघर्ष हमारा कब शुरू हुआ। तो समानता के लिए संघर्ष हमारा आज़ादी के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, उसी में हमारा समानता का संघर्ष भी शामिल था। अब इसमें क्या क्या था, किस किसने किस तरह का संघर्ष किया। तो दलितों ने क्या संघर्ष फील किया, इन्होंने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए और अन्य समुदायों के जैसे जीवन के लिए संघर्ष किया। स्त्रियों ने पुरुषों के समान शिक्षा पाने और वोटिंग का राइट, जो कि आप आगे देखेंगे, उसके लिए संघर्ष किया। किसानों और दलितों ने स्वयं को जमींदारों और ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भेदभाव या असमानता को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो यहाँ पे संविधान के लेखकों ने समानता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक जो माना, वो विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान समझना माना। यानी कि हमारे बीच में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, हम उसका सम्मान करेंगे। मान लीजिए कोई जो है एक किसी कास्ट से और दूसरा किसी कास्ट से है, तो वो एक दूसरे का सम्मान करें और इसको समझे, उसको अपनाए, ना कि उसको कम या छोटा माने। दूसरा, संविधान के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारतवासी जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। अस्पृश्यता को कानूनी रूप से खत्म किया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया कि अस्पृश्यता किसी के साथ नहीं की जाएगी, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन्ड है। व्यवसाय और नौकरी में भी समान अवसर दिए जाएंगे, ये भी नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया गया। और संविधान की प्रस्तावना में भी समानता के लिए प्रयास किए गए। इसमें भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि समान प्रतिष्ठा और समान अवसर। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो सभी को समान प्रतिष्ठा देगा और सभी को जो है व्यवसाय के समान अवसर प्रदान करेगा। जो जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेगा वो उतना आगे निकल जाएगा। यानी अवसर सभी को समान मिलेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है व्यक्ति पे कि वो किस तरह का जो है उनका यूज करता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें PYQ। तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, रंग बिरंगे सिर पर मुकुट लगाए तथा नाचते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित। जब रूढ़िबद्धता आ जाती है तो मतलब वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अगर कहा जाता है कि इनको इस तरह से दिखाया गया है और बच्चों को उनके कल्चर से अवगत कराया जा रहा है, तो ये क्या हो जाती, ये हो जाती है आपकी डाइवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्या पर जाता है, नहीं। इस प्रकार समूहों के प्रति भेदभाव होता है, बिल्कुल सही। फिर भी हम चारों ऑप्शन देखेंगे। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी गलत है। प्रोत्साहन तब मिलता है जब आप बच्चों को उनके कल्चर से अवगत कराते। भारतीय स्वतंत्रता की विविधता प्रदर्शित होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा को जोड़ा गया है तो इसको कहा जाता है भेदभाव। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो मैंने ये आपको बताया था कि जब हम किसी को किसी इमेज के साथ जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है रूढ़िबद्धता, और जब हम किसी के विषय में कोई पूर्व अवधारणा बना लेते हैं तो उसको कहा जाता है पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका
डी राइट हो जाएगा, जो कि है आपका रूढ़िबद्धता, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रूढ़िबद्धता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों अधिक है? तो इसमें है दोहरा भेदभाव, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए गए हैं ऑप्शंस में, वो देख लेते हैं कि इन्हें अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, तो ये एक बड़ा कारण नहीं है। शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल पक्ष को मिलने के कारण, ये भी गलत है। क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, ये भी गलत है। क्योंकि अगर उनके पास उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, बेसिक नीड्स, तो वो बिल्कुल इसको महत्व देंगे। और गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव के कारण, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक तो सामाजिक भेदभाव उनके साथ है, दूसरा वो लोग गरीब भी हैं, उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो जो है स्कूल अपनी लड़कियों को भेज सके। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, अस्पृश्यता खाली स्थान के आधार पर भेदभावों को संदर्भित करती है। तो ये किस आधार पे करती है? शारीरिक विकलांगता के आधार पे नहीं, उनको हमने CWSN कहा था। जाति के आधार पे हो सकता है, लिंग के आधार पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वंश के आधार पर ये भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जाति के आधार पर ये भेदभाव को दिखाती है कि जाति के आधार पे जो भेदभाव हमारा किया गया था, उसमें कुछ जातियों को जो है वो अस्पर्शी माना गया था कि उनको टच नहीं करना है, जबकि ये गलत है, सभी लोग ह्यूमन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है ये हो जाता है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ विद्यार्थी पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई व्यवहार दिखाएंगे, तो आप उनको वाद विवाद और चर्चा विधि द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, ये बिल्कुल सही है। फिर भी हम चारों ऑप्शन देखेंगे। इन विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्यूचर में वो समाज के लिए एक बड़ी ही समस्या बन सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को दंडित करूंगी। दंड का प्रावधान बच्चों के लिए नहीं है। अब NCF जो आपका राइट टू एजुकेशन आता है, जो NCF आता है, वो बच्चों को दंड देने के लिए बिल्कुल साफ मना करते हैं। आप उनको अच्छे से कंडीशंस देकर समझाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, जो कि मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर से बनते हैं और चैप्टर की समरी, दोनों मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और NCERT की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।